रिकॉर्डिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करना ध्यान से वर्ड बाय वर्ड। सबसे पहली बात, इस हेड में मेथड क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन क्या है। आप क्वेश्चन जब देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में बनाएंगे एक मैप, एक नक्शा बनाएंगे कि कितना पार्ट आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कितना लेट आउट है, कितनी मजिस्ट्रेट क्या है। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे आप अगली बार जीएवी से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू फर्स्ट है। जब जीएवी निकाल लेंगे सेकंड स्टेप पर ध्यान लगाना म्युनिसिपल टैक्सेस। दोनों को लेस करने के बाद जो आएगा वो क्या चीज निकल कर आएगी वहां पर, दिस विल बी कॉल्ड एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का एक और नाम भी है, क्या नाम है यहाँ पर, नेट एनुअल वैल्यू। एबी इज इक्वल टू एनएबी। एबी के बाद जो अमाउंट आएगा निकलकर उसमें से दो डिडक्शन लेस करनी है। डिडक्शन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 24। सेक्शन 24 में दो डिडक्शन है, पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी डिडक्शन के बाद इंटरेस्ट। हर स्टेप पर ध्यान लगाना एक एक करके। ये जो इनकम आएगी इस हाउस की इनकम जो है। आइए एक एक पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहली बात, इस हेड में एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 23। एनुअल वैल्यू सेक्शन 23 पढ़ते जाओ साथ साथ। सबसे पहली बात, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 वो कहता है एनुअल वैल्यू क्या मान ली जाएगी, क्लॉज ए। क्लॉज ए क्या बताती है, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट लॉ में लिखा हुआ, लैंग्वेज पढ़ेंगे साथ साथ, द सम अमाउंट फॉर विच, जिस पर की, द प्रॉपर्टी जो भी बिल्डिंग है, माइट रीजनेबली लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, हर साल कितना कमा सकते हो आप। अगर प्रॉपर्टी मैंने 8 महीने किराए पर दी, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो उस सिचुएशन में आप एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ का देखकर चलोगे यहाँ पर, आप 8 मंथ का या 12 मंथ का, आप तब भी 12 मंथ का देखकर चलोगे। अगर 9 महीने के लिए प्रॉपर्टी किराए पर दी गई और 3 महीने के लिए खाली पड़ी रही, 9 मंथ के लेट आउट, 3 मंथ के लिए वेकेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितने मंथ का, 9 मंथ का, 12 मंथ का, 12 मंथ का। प्रॉपर्टी आपने 10 महीने के लिए ओनरशिप थी आपकी, आपने प्रॉपर्टी परचेज की 1 जून को, 1 जून 12 को, 10 महीने के लिए ओनरशिप थी। एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ का या 10 मंथ का, 10 मंथ का। आपने प्रॉपर्टी की कंप्लीशन की 1 जनवरी 13 को, 1 जनवरी 13 को, तो एक्सपेक्टेड कितने मंथ का, 12 मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ का। यानी कि नॉर्मली तो 12 मंथ लेकर चलनी है, लेकिन उस साल में आपकी ओनरशिप कम मंथ के लिए है तो आप 12 मंथ से कंप्लीट लेकर चल सकते हैं। चलिए क्लॉज बी की तरफ बढ़ते हैं। 23(1)(b नॉर्मली तो इलाके का रेंट रहेगा, लेकिन लॉ कहता है कि क्लॉज बी तब लगेगी, ध्यान से बोलो, क्लॉज बी सिर्फ एक केस, व्हेन एक्सपेक्टेड रेंट इज इन एक्सेस ऑफ सम रेफर्ड इन क्लॉज ए। अगर एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड से ज्यादा है तो एक्चुअल देखकर चलेंगे हम। अगर ज्यादा नहीं है, एक्चुअल एंड इज नॉट इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्चुअल हटा देंगे, हम एक्सपेक्टेड रखेंगे। माइनस करके चलिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिचएवर इज हायर। क्वेश्चन करने के स्टेप्स तो याद रहने चाहिए आपको। हमेशा पहले एफआरबी देखोगे, म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे, एफआरबी और म्युनिसिपल वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, उन दोनों हायर को आप कंपेयर करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट। अगर दे रखा है तो हमने 2 अलग सेपरेट किया था। अगर स्टैंडर्ड नहीं दे रखा तो कहानी खत्म। अगर दे रखा है तो जो हायर आया वो स्टैंडर्ड रेंट, व्हिचएवर इज लोअर। ये जो लोअर वैल्यू निकल कर आएगी इसका नाम क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड को कंपेयर करोगे किससे, एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 रुपीज है, एक्चुअल रेंट 40,000 रुपीज है। एक्सपेक्टेड 50, एक्चुअल रेंट 40,000, कितना देकर चलोगे, 40 या 50? 50। क्या कहेंगे, एसएससी झूठ बोल रहा है। क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 रुपीज है, एक्चुअल रेंट 70,000 रुपीज है, तो क्या दोगे, किसी भी तरीके से आप रखते चलो, व्हिचएवर इज हायर लेकर चलना है। क्लॉज सी बड़ी 23(1)(c 23(1)(c सिर्फ एक केस लगती है, व्हेन द हाउस वाज वेकेंट। अगर मकान खाली नहीं रहा तो 23(1)(c लगेगा। सबसे जरूरी बात, अगर मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या 23(1)(c एप्लीकेबल होगा, जैसे नहीं होगा। खाली रहा हो, कोई भी ना रहा हो उसके नाम पर, अगर खाली रहा तो 3 शर्तें अपने सामने।
23(1)(c) की ध्यान से सोच समझकर पढ़ते जाओगे, लिखिए तो आप नंबर 1 23(1)(c) कब लगती है? when the house was vacant. नंबर 2 actual rent was less than expected rent. actual rent expected से कम रहा हो. थर्ड, उसके बाद वो कम क्यों रहा हो? owing to such vacancy. खाली रहने की वजह से. अगर आपका मकान खाली नहीं रहा, यहां से बाहर निकल जाओ. मकान खाली रहा, एक्चुअल रेंट कम नहीं है, यहां से बाहर निकल जाओ. आपका मकान खाली रहा, एक्चुअल रेंट कम भी है, लेकिन खाली रहने की वजह से कम नहीं है, वैसे भी कम था, तो यहां से बाहर निकल जाओ. यहां से बाहर जाके क्लॉज बी या क्लॉज ए की जो चीज है. अब ये प्रोवाइजो देखिए, जब एनुअल वैल्यू निकालने लगेंगे तो जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं इसी देश पे प्रोवाइजो, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो आपके लेस करते हैं. आपको म्युनिसिपल टैक्स की कुछ शर्तें हैं. आपको पेबल बेस पर रिडक्शन मिलेगी या ड्यू बेस पर या पेड बेस पर? पेड बेस पर. जितना पेमेंट करोगे, किस ईयर का? करंट ईयर का, पास्ट ईयर का या किसी भी ईयर का? किसी भी ईयर का. किसी भी ईयर का हो, आप रिडक्शन क्लेम कर लीजिए वहां पर. क्या उसकी वजह से एनएबी नेगेटिव आ सकती है? इज इट पॉसिबल? यस. एनएबी नेगेटिव आ सकती है. नेगेटिव आ गई तो एक डिडक्शन मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन. एनएबी नेगेटिव है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी. हाँ, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, क्या उसकी डिडक्शन मिल सकती है? यस. एनएबी नेगेटिव है, इंटरेस्ट मिलने कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको. म्युनिसिपल टैक्सेस इंडिया के बाहर पे किए हैं, इंडिया के बाहर किसी अथॉरिटी को पे किए हैं, क्या तब भी उसकी डिडक्शन मिलेगी हमें? यस, मिलेगी. क्वेश्चन पर आता हूं. क्वेश्चन में लिखा हुआ म्युनिसिपल टैक्सेस, नहीं लिखा हुआ पेड है या नहीं है. एज्यूम करोगे पेड है, डिडक्शन पे करेंगे. एजम्पशन की बहुत ज्यादा जरूरत है इसके पास. आइए इसकी बात बढ़ते हैं. एनुअल वैल्यू. अगले पेज. एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन बताती है अनलाइज रेंट के बारे में. क्या कहती है एक्सप्लेनेशन? वो कहता है कि अगर आपका रेंट रिसीवेबल था लेकिन किराएदार ने नहीं दिया, तो उस सिचुएशन में जितना रेंट किराएदार ने नहीं दिया उतना अमाउंट हम लेस करने को तैयार है. हालांकि आईसीआई के ओपिनियन के हिसाब से वो जो अनलाइज रेंट है वो हम कहां से लेस करेंगे? वो अनलाइज रेंट यहां पर हम वो जीरो में सिलेक्ट करोगे या एक्चुअल रेंट में सिलेक्ट करेंगे? एक्चुअल रेंट में से. एक्चुअल रेंट बी या सी जो भी है वहां से सिलेक्ट करके चलना आपको, और फिर उसको कंपेयर करेंगे आप एक्सपेक्टेड रेंट से एज पर आईसीआई. अब इसके बाद तीन शर्तें लगा रखी है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कि एनालाइज रेंट की डिडक्शन क्लेम करने के लिए क्या कर सकते हैं. पहली शर्त, जिस किराएदार ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्टिंग पेमेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, खाली करवाओ. नहीं करा खाली, steps must have been taken to compel him to vacate the property. कदम उठाओ. सेकंड कंडीशन पढ़ो उसमें देखो साथ से. बी कंडीशन, वो जो डिफॉल्टिंग पेमेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी में किराएदार ना हो. The defaulting tenant is not in occupation of any other property of the city. Third, तीसरी कंडीशन, या तो कोर्ट के पास जाओ या फिर ऑफिस के पास जाओ. Steps have been taken to institute the legal proceedings or assessing officer is satisfied that the legal proceedings will be used. तीन शर्तों में से कोई एक पूरी करनी है या तीनों पूरी करनी है? तीनों. All the conditions satisfied, then deduction shall be given from actual rent. और डिडक्शन में के बाद कंपेयर करोगे उसको आप एक्सपेक्टेड रेंट से. बी और सी की बात वहां पर. ओके. अगले कॉन्सेप्ट सेक्शन 23 सबसेक्शन 2. सेक्शन 23 सेक्शन 2 बात किस प्रॉपर्टी बारे में करता है? सेल्फ प्रॉपर्टी. कहता है एनुअल वैल्यू को निर्माण कर चलूंगा. दो केस हैं. 23(2)(a) जो मकान में आप खुद रह रहे थे. 23(2)(b) जिस मकान में रह तो नहीं पाया, काम धंधे की वजह से आपको किसी और जगह रहना पड़ गया, लेकिन जहां पर रह रहे हो इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम. इसका मतलब होता है जहां और रह रहे हो वहां आपका अपना मकान नहीं. आपका अपना मकान ताला लगा दिया. ताला लगाना है, किराए पर देना. दूसरे मकान में रहने लगे काम धंधे की वजह से, ड्यू टू बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, और जहां रह रहे हो वो आपका अपना मकान नहीं है. दो केस. इन दो केस में आपकी एनुअल वैल्यू मिल कर देंगे. यहां पर एनुअल वैल्यू क्या चीज थी? एनएवी थी या जीएवी थी? एनएवी. इसका मतलब जो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें म्युनिसिपल टैक्स की रिडक्शन मिलेगा. हालांकि सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी
हमने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किए होंगे, लेकिन फिर भी सरकार कहती है प्रोडक्शन मिलेगी आपको। अगर एनुअल बिल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल हो जाएगी आपकी। हालांकि हमने अपने मकान के लिए रिपेयर का खर्चा किया होगा, लेकिन फिर भी मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे एक बिल्डिंग में एक फ्लोर है मेरे पास, एक फ्लोर लेट आउट है, एक फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है, 23(2) कहता है पार्ट ऑफ हाउस है, तो बिल निर्माण कर चलेंगे। झगड़ा ये मेरे पास दो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है, फर्स्ट लेट आउट है, सेकंड फ्लोर उसी बिल्डिंग का हिस्सा है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो सिर्फ एक फ्लोर को निर्माणेंगे या दोनों को निर्माणेंगे? दोनों को निर्माणेंगे। क्वेश्चन लॉ कहता है पार्ट ऑफ अ हाउस, बट हैड इट बीन डिफरेंट पार्ट, अगर ये डिफरेंट हाउस का पार्ट ना होता तब गड़बड़ हो जाती है, तब एक को निर्माण के दूसरे टैक्स एप्लीकेशन में आता। चलिए 23 सेक्शन 2, 23 सबसेक्शन 3 पढ़िए। ये सबसेक्शन 23(2) के साथ पढ़ा जाता है। सबसेक्शन 3 ये कहता है अगर आपने एक ही लेट आउट कर दिया तो निल नहीं माने आपने 11 महीने मकान सेल्फ ऑक्युपाइड रखा 11 मंथ से भी, सिर्फ एक महीने लेट आउट कर दिया आपने, तो क्या उसकी वैल्यू को निल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नहीं मान सकता उसको। क्या 23(1)(c) में वैकेंसी का बेनिफिट उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको बात बचेगी क्लॉज बी और क्लॉज ए में। क्लॉज बी में एक्चुअली लिया जाएगा, लेकिन क्लॉज ए में एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का लिया जाएगा, एंड व्हिचएवर इज हायर सर्टिफिकेट लॉ में गड़बड़ है, इसका कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं है कानून कि अगर मकान कुछ टाइम पे लेट आउट है, कुछ टाइम पे सेल्फ ऑक्युपाइड है, 23 सबसेक्शन 3 उसको जीरो माइनस मना कर देगा, और मना करने के बाद मेरे पास वो रिलीफ प्रोवाइड है। अगले सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, ये उन केस पर लगता है जहां पर आपके पास एक से ज्यादा हाउसेस सेल्फ ऑक्युपाइड है, उनमें से किसी एक को बिल दिखाइएगा और बाकी को लेट आउट मानना पड़ेगा। इसके केस में आपको प्रोसीजर माइंड में रख के चलना है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा हो और वो लिमिट से ज्यादा आ रहा हो 30/150 से, तो आपको डिटेल प्रोसेस करना चाहिए। और डिटेल प्रोसेस क्या करते? पहले दोनों तीनों मकानों को ये सोच लो कि अगर सेल्फ ऑक्युपाइड होते तो कितना था। सेल्फ ऑक्युपाइड में खास बात ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट रिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड में विदाउट लिमिट मिलेगी या विद लिमिट, और लेट आउट जिस मकान को मान लेंगे उसमें रिडक्शन विदाउट लिमिट मिलेगी यहां पर। तो अगर इंटरेस्ट है क्वेश्चन में और वो 3150 से ज्यादा दिख रहा है आपको, तो आपके बेटर एडवाइस के लिए है स्टेप 1 ले, हर एक मकान को पहले यही सोचने कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो क्या होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा, 3-4 मकान जितने भी दे रखे हो। दूसरा स्टेप है अगर लेट आउट हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। फिर स्टेप 3 उठाएं, एक को निल माने, एक को सेल्फ ऑक्युपाइड देखकर पिक करें, बाकी को ऊपर से उठा के लेट आउट करें। कहां पर आपके लिए सबसे बढ़िया होगा? जहां पर इनकम कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम। जहां पर लॉस कम आएगा या ज्यादा आएगा? ज्यादा। शाबाश। जहां लॉस ज्यादा आएगा वहां ओके, कीप इट इन माइंड। सेल्फ ऑक्युपाइड जिसको मानोगे वहां इंटरेस्ट विद लिमिट, जिसको लेट आउट मानोगे उसको विदाउट लिमिट। दोनों ही केस में एक्चुअल एंड कुछ याद रखना, क्योंकि मकान सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं है। चलिए साहब, ये था सेक्शन 23। एक बार जल्दी से सेक्शन 23 क्लॉज बाय क्लॉज याद करेंगे जल्दी से। सेक्शन 23 के सारे सबसेक्शन माइंड में सोचते हुए ध्यान से। सबसे पहले 23 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? एनुअल। सबसेक्शन 1 लेट आउट के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए किसके बारे में बात कर रहा है? एक्सपेक्टेड। 23(1)(b) किसके बारे में? किसके बारे में? एक्चुअल रेंट। 23(1)(c) किसके बारे में? वेकेंट के बारे में। 23 सबसेक्शन 2 किसके बारे में? सेल्फ ऑक्युपाइड। 23 सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि लेट आउट नहीं होना चाहिए। 23 सबसेक्शन 4 किसके बारे में कहता है? मोर देन वन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। चलिए अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं। सेक्शन 24। सेक्शन 24 किसके बारे में बात कर रहा है? यहां पर डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शन कितने प्रकार की होती हैं? नाना प्रकार की, 2 प्रकार की। पहली डिडक्शन कौन सी अपने सामने? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डिडक्शन किन के मिलके जो भी खर्चे हैं। तरीका ये 2 को छोड़ दो, 2 पॉइंट्स को, एक म्युनिसिपल टैक्सेस और दूसरा इंटरेस्ट। 2 को छोड़ दो यहां पर, बाकी जितने खर्चे दे रखे होंगे
उन सब खर्चों को इग्नोर कर दिया जाएगा। ऑल दोस एक्सपेंसेस शैल बी इग्नोर्ड। देखो चेक करो 24B में a sum equal to 30% of annual value। आप जब कुछ भी खर्चा करें, ना करें, कम करें, ज्यादा करें, आपको रिडक्शन कितनी मिलेगी? आपको 30%। एक केस ऐसा है जहां पर 30% रिडक्शन नहीं मिलती। कौन सा केस है? जब एनएवी नेगेटिव होती है। बी। अगला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। किस बेस पर रिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की? पेड बेस पर या पेबल बेस पर? पेबल बेस पर, सिर्फ इंटरेस्ट की। आप लोन 2 से लोगे क्या तब भी रिडक्शन मिल सकती है? यस। किसी से लोन हमें कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन इसमें प्रोवाइजो अटैच किए। प्रोवाइजो बाय प्रोवाइजो पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोवाइजो, प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, ऊपर लॉ ने कहा था कोई भी इंटरेस्ट हो, एनी इंटरेस्ट, लेकिन अब कह रहा है कि इंटरेस्ट की लिमिट 30,000। लेकिन 30,000 किसके लिए है? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सिविल प्रॉपर्टी रेफर्ड इन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2। ये कहता है कितना कुछ भी हो मैक्सिमम 30,000 है आपके लिए। लेकिन सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये लिमिट बढ़ाकर हम कितनी कर देंगे? 1,50,000। 4 शर्तें हैं मोटा मोटा 150 के लिए। एक, लोन आपने कब लिया हो? ऑन और आफ्टर 1499। 2, किस काम के लोन लिया हो आपने? कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज। 3, जिस ईयर में लोन लिया था उसको एंड कर दो, उसके बाद 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। ये शब्द लेट आउट के लिए है या सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, उसके लिए। चौथी कंडीशन याद करो, थर्ड प्रोवाइजो, आपको सर्टिफिकेट लेना है। ये 4 शर्तें पूरी करते हो तो आप 150 लीजिए। 4 में से एक भी रह गई तो कितनी लीजिए वहां पर? 30। अगर दोनों हो तो दोनों मिलाकर कितनी मिलेगी यहां पर? दोनों मिलाकर 150 मैक्सिमम यहां पर। ये जो लिमिट है ये करंट ईयर के लिए या प्री कंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों के लिए? दोनों के लिए। पहले ये मान लो कि मकान लेट आउट की है, इंटरेस्ट चुपचाप निकाल लो, जितना प्री कंस्ट्रक्शन का है जितना करंट ईयर का है। प्री कंस्ट्रक्शन रेट पर 5 करके चलो, करंट ईयर देखकर चलो, फिर उसके बाद उसकी लिमिट निकाल दो। दोनों को ऐड करने के बाद इसको 30 और 50 चलिए आगे चलते। इंटरेस्ट के केस में अगर हमने कोई ब्रोकरेज पे करी है किसी ब्रोकर को, रिडक्शन मिलेगी यस और नो? अगर हमने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया उसकी रिडक्शन नो, वन फॉर पेनल्टी। हमने नया लोन ले लिया, पुराना लोन चुका दिया, नए लोन पर इंटरेस्ट रिडक्शन यस। उसके बाद अगर हम कहें हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, सिर्फ पेबल हुआ है, क्या तब रिडक्शन मिलेगी? यस। अगर हमने इंस्टॉलमेंट पड़े रखा है, ईएमआई आपने नाम सुना कर लिया, बैंक से फाइनेंस कराया, इंस्टॉलमेंट पड़ लिया हमने मकान, तो वही चीज है अपने सामने, उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट होता है, रिडक्शन मिल जाएगी। किस्तों में मकान रखा आपने, रिडक्शन मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं यहाँ पर। चलिए साहब, सेक्शन 24 खत्म हुआ। सेक्शन 25 किस चीज के बारे में बात कर रहा था? अगर इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे करते हो तो क्या करना है आपको? टीडीएस काटना है। चलिए सेक्शन 26 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? सेक्शन 26 कोर्स के केस में ध्यान रखने वाली बात है, जो लिमिट है 30,000 या 150 की, ये जो लिमिट है पूरे मकान के लिए है या एक पर्सन के लिए है? एक पर्सन। एक बिल्डिंग के 4 ओनर हैं तो हर एक के लिए अलग अलग लिमिट लगेगी आपके। लेकिन हमने ये भी समझा कि जो एक आदमी के अगर 3 यूनिट एक मकान के अंदर, एक आदमी की बिल्डिंग में 3 फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो 3 के 3 फ्लोर के टोटल लिमिट है आपकी। एक पर्सन मैक्सिमम इंटरेक्शन क्लेम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। 25 रिकवरी ऑफ अनलाइज्ड। आपका रेंट रिसीवेबल था, ध्यान से 2 मिनट में चेक करना है। आपको रेंट मिलना था, कॉन्ट्रैक्ट था, किराएदार ने नहीं दिया था, कल को वापस देने आ गया, तब उस सिचुएशन में आपका रिकवरी कैसे हो जाएगी? खास बात यह है 30% रिडक्शन यहां से मिलेगी या नहीं मिलेगी? एज पर ICAI। अगर उस साल में जब रिकवरी हो रही है आपके पास मकान है ही नहीं कोई, तो इनकम अदर सोर्स में जाएगी या हाउस में जाएगी? हाउस में। सेक्शन 25B क्या फर्क है 25 और B में?
25 डबल ए में रेंट रिसीवेबल था, फिर नहीं दिया। 25 बी में रिसीवेबल ही नहीं था आपका रेंट, वो तो हम इस पोजीशन में आ गए कि लैंडलॉर्ड ने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज कर दिया उसको, उस ईयर में रिसीवेबल नहीं था, अब मिल रहा है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। अगर 25 डबल ए है तो उसको 30% लेस ही करोगे। 25 बी एरिया लिखा हुआ है तो हम 30% लेस करेंगे क्या? यस। क्वेश्चन कहेगा रिकवरी ऑफ अनलाइज्ड रेंट, तो सेक्शन 25 डबल ए। क्वेश्चन कहेगा रिकवरी ऑफ एरियर्स, 25 इस साइड का चार्जिंग सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा चार्जिंग सेक्शन? 22, जो ये बता रहा कौन कौन सी इनकम टैक्स है। पहले कहते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब क्या है? रेजिडेंशियल या कमर्शियल या दोनों? लेकिन हेड तो कहता है हाउस। किसकी बात मानते हैं? हेडिंग्स की मानते हैं, प्रोविजन की। एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट का, if there is a conflict between headings and provision, then provision shall prevail. Headings are for reference. हाउस है, इसका मतलब अगर बिना रूफ की बिल्डिंग है, हाउस नहीं कह सकते उसको, लेकिन बिल्डिंग है, उसका रेंट हाउस बिल्डिंग में टैक्सेबल होगा। यस, कुछ भी हो, रेजिडेंशियल कमर्शियल कैसे भी क्यों ना हो, आपका बिजनेस है किराया पर देना, कुछ भी हो, सब यहीं पर ही है। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग का किराया, अगर फर्नीचर का किराया है उसे क्या करोगे? यहां से बाहर कर देना। अगर बाहर कर देना नहीं है, इनसेपरेबल है, तो सारा रेंट बाहर कर देना। अगर सिर्फ जमीन किराया पर रखी है तो हाउस बिल्डिंग रहेगी या अदर सोर्स में? अदर सोर्स। लेकिन बिल्डिंग प्लस जमीन दोनों साथ दे रखी है, लैंड अपॉर्टी एंड लेयर टू, तो हाउस बिल्डिंग। बिल्डिंग प्लस लैंड दो दे रखी है, तो आपके यहां पे जो पार्ट आपने अपने बिजनेस के ऑक्यूपाई कर रखा है उसको बाहर निकाल दीजिए, चाहे कितनी पार्ट क्यों ना। आप ओनर हैं तभी बात यहां पर आएगी। दो केस ऐसे हैं जब बिल्डिंग रेंट यहां पर नहीं आता। देखिए कौन कौन से दो केस हैं। पहला केस, अगर आपने बिल्डिंग लेट आउट की है टू कैरी ऑन द बिजनेस मोर एफिशिएंटली, एम्प्लॉयज को दी है, कस्टमर्स को दी है, गेस्ट हाउस है आपके, बैंक को किराया पर दे दिया, तब उस सिचुएशन में इनकम जो आएगी वो कहां पर आएगी? पीजीबी में। और कंपोजिट रेंट है, इनसेपरेबल है, तब भी कहां पर जाएगी? पीजीबी अदर सोर्स के अंदर। अदरवाइज बिल्डिंग रेंट हमेशा यहां पर आना आपका, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपका कैसे करते हो। चलिए साहब, इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है अपने सामने, वो है डीन ओनर का। डीन ओनर का सेक्शन बताओ कौन सा? सेक्शन 27। डीन मान लो या ना मान लो, मान लो। हमने सीक्वेंस उल्टा रखा था। नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट था लस्सी के लिए। लीज कितने साल की? मिनिमम 12 ईयर। तो लेसी को मान लेंगे, लेस ओनर बनता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर पॉइंट पावर टॉर्क लिखा था। आपने किसी बिल्डिंग खरीदी, पावर टॉर्क नहीं, जिसका नाम था पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजेक्ट, तो आप मालिक बन जाएंगे, आपकी इनकम हाउस बिल्डिंग है। तीसरा सोसाइटी का था, आपके जमीन सोसाइटी के नाम में है, फ्लैट मेंबरशिप के नाम में, मैं उसका मालिक हूं। आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, 4th पॉइंट, लेकिन आपको एक हिस्सा अलॉट कर रखा है, वो हिस्सा किराए पर जाएगा तो आपको टैक्सेबल होगा। प्रिंसिपल यही है कि जब जो पैसा रिसीव करेगा वो ही टैक्स पे करेगा। डिस्प्यूटेड ओनरशिप है, झगड़ा चल रहा है, जो किराया वसूल कराएगा वो ही लेकर चलेगा। 5वां पॉइंट स्पाउस का है, क्लब लिंकेज के साथ है। ओके।